यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की है कहानी सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव, काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट और मनीष के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप जानते हैं 11 फरवरी है और YouTube के इतिहास में मैंने 2 बार आपके मनीष के वीडियो पर एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी का वीडियो डाला है। आप उसको देख लीजिए अगर आपने ना देखा हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और दूसरी बात कहना चाहूंगा कि कल 12 मार्च है और कल 12 मार्च को आपका पेपर है, तो डरो मत, क्योंकि डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। मैं हूं ना आपके साथ। जिस तरीके से हमने कवर किया था सेक्शन ए 15 नंबर और सेक्शन बी 20 नंबर, यानी 35 नंबर हो चुके हैं। और आज के टॉपिक है आपका सेक्शन डी, जिसे कहेंगे लिटरेचर। और सुबह मॉर्निंग में आपको दूंगा सेक्शन सी यानी ग्रामर, क्योंकि वीडियो बनाना इतना आसान बात नहीं बच्चा। पीडीएफ तैयार करना पड़ता है, सारी मेहनत करनी पड़ती है और अकेले करना ये सब बहुत मेहनत की बात है, पर कर रहे हैं रात को जाग करके 11:30 बजे आपके साथ, आपके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, क्योंकि भरोसा आपने किया है हम पर ना, तो उस भरोसे पर हमें खरा उतरना है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात भारी। कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, भगाना मत, वीडियो को पूरा देखना। और अगर पूरा वीडियो देखिए तो मैं गारंटी देता हूं कि पेपर चाहे 1 सेट का हो, 2 सेट का हो, 3 सेट का हो, 4 सेट का हो, 5 सेट का हो या 6 सेट का हो या 7 सेट के पेपर आते हैं, 7 सेट के पेपर हो, किसी भी सेट का पेपर हो, वह आपका लिटरेचर बुक का कोई भी पार्ट हो, वो क्वेश्चन जाने नहीं दूंगा। और एक क्वेश्चन का इतना सटीक तरीके से आपको जवाब दूंगा, इतना सटीक तरीके से कि आप कहोगे वाकई में सर जो बताया था वही आ गया। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं आपका प्यारा सेशन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बोर्ड, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा है यूपी बोर्ड 2025, 12 मार्च, आज 11 मार्च की रात में मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। तो आज 11 मार्च की रात में हम 12 मार्च की तैयारी करेंगे कि क्लास 12 के बच्चे इंग्लिश वाले हो जाओ सावधान, क्योंकि अंग्रेजी आपका पेपर है। क्वेश्चन और आंसर वायरल कर दूंगा, पेपर में आपके क्वेश्चन और आंसर क्या कर दूंगा, वायरल कर दूंगा। बस भरोसा रखो, भरोसा। अगर भरोसा रखा तो फिर मजा आ जाएगा। यही पेपर मिलेगा 12 मार्च को। ये मेरा क्या है, थंबनेल है, और यहाँ पर आप मेरी पिक देख सकते हैं। तो इसके लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो बिना देर के चलते शुरू करते हैं अपना प्यारा सेशन। तो देखते हैं बच्चा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो हमारा पहला क्वेश्चन कहां से है, कैसा है। तो आप देख पा रहे होगे, ध्यान से देखना, थोड़ा भी मिस करना मत, क्योंकि एक एक वर्ड की मीनिंग समझाऊंगा। कहा गया है कि व्हाट 3 थिंग्स, कौन से 3 चीजें थी इन द स्कूल, विद्यालय में सरप्राइज, आश्चर्य करने के लिए फ्रेंच, ये फ्रेंच को द मोस्ट दैट डे, उस दिन, यानी उस दिन जब आपका छोटा फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो कौन सी 3 चीजें ऐसी थी जो डिफरेंट थी, यानी भिन्न थी। तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये पार्ट आपका है कौन सा, लास्ट लेसन का है। लिखा है फ्रेंच वाज सरप्राइज्ड, फ्रेंच आश्चर्यचकित हो गया था। तो नोट दैट, इस चीज को नोट करके कि द स्कूल वाज अनयूजुअल, जो स्कूल था वह असाधारण था। काम माने होता है शांति थी, एंड और क्वाइट माने शांत था, एंड और एज संडे, जैसे कि रविवार, यानी रविवार की सुबह जैसे शांति होती है, स्कूल बंद होता है तो कोई शोरगुल नहीं होता, वैसे ही अनयूजुअल तरीके से पूरा विद्यालय एकदम शांत और चुप था। इस चीज को महसूस किया। और दूसरी बात क्या होती है, लिखा है मॉर्निंग, सुबह का समय था, मॉर्निंग, सुबह का समय। मिस्टर हेमल, गुरुजी हेमल, वार माने पहने हुए थे, बियर वार होता है, तो वार क्या है, सेकंड फॉर्म में बियर का। तो वार हिज ब्यूटीफुल, अपने सुंदर, ओकेशनल माने क्या होता है बेटा, पर्व, ड्रेस माना होता है कपड़े, अपने पर्व वाले कपड़े पहने थे। एंड और आगे लिखा विलेज एल्डर, जो गांव के जो एल्डर व्यक्ति थे वो बैठे हुए थे, कहां पर, बेंच पे पीछे। क्वाइटली माने शांत पूर्वक, लाइक स्कूल चिल्ड्रन, जैसे स्कूल के बच्चे बैठते हैं, ऑन द बैक बेंचेज, पीछे की बेंचों पर, वैसे गांव के जो बूढ़े व्यक्ति थे वो भी पीछे की बेंचों पर बैठे थे। दैट अनयूजुअल रिमेन्स एम्पटी, और जो
आवश्यक चीजें थी जो बेंच पीछे खाली रहती थी, रिमेंबर माने रहना होता है, एम्प्टी माने खाली, जो हमेशा पीछे बेंचें खाली रहती थी वो बेंचें भरी हुई थी। ये 3 चीजें वो थी, वो आपके छोटे फ्रेंच के लिए असाधारण बात थी। पहली की चीज क्या थी, ध्यान समझो। पहली चीज ये थी कि स्कूल जो था इतना शांत था जैसे कि रविवार की सुबह होता है। दूसरी चीज क्या थी कि एम हेमर ने सुंदर कपड़े पहने थे, वो कपड़े जो कि ओकेशनल ड्रेस पहनते थे, कभी वैसे पहनते नहीं थे, लेकिन उस दिन उन्होंने उस कपड़े को पहना था जो पर्व के दिन पहनते हैं। तीसरी बात क्या है बच्चा, तीसरी बात ऐसी है कि जो बच्चे आपके स्कूल में बैठते हैं, पीछे की बेंच खाली रहती है, उस बेंचों पर, बैक बेंचों पे आपके बूढ़े व्यक्ति यानी गांव के आदमी आकर बैठे हुए थे। तो ये 3 बातें थी जो कि भिन्न थी। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, गारंटी नहीं आगे पैसा वापस। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। डरना नहीं बच्चों, डर के आगे जीते माउंटेन ड्यू। मैं हूं ना, मैं हूं क्यों, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना, खामोश क्यों है, जो भी पढ़ना है पढ़ो। आगे आओ टॉपिक पे। लिखा है दोज who were in class, जो कक्षा में थे, सडनली अचानक से रियलाइज्ड एहसास होता है, द इम्पोर्टेंस महत्वता या महत्वपूर्ण, आप फ्रेंच माने होता है फ्रांसीसी लैंग्वेज में भाषा, जो कक्षा में थे उनको अपनी फ्रांसीसी भाषा का महत्व अचानक से कैसे एहसास होता है, व्हाई डिड दिस हैपन, और ये घटना कैसे घटती है। अर्थात फ्रेंच यानी फ्रांसीसी जो भाषा थी उसके महत्व को हमारे एमएमएल गुरुजी ने सबको बताया था। तो कक्षा में बैठे हुए लोगों को अपनी भाषा से प्रेम कैसे हो गया, वो अपनी भाषा की महत्वता कैसे समझे, इसको एग्जाम में पूछेगा तो क्या लिख के आओगे, लिखना है मिस्टर एमएल कार्ड फ्रेंच लैंग्वेज, श्रीमान हेमेल जो थे वो फ्रांसीसी भाषा को कहते हैं क्या कि एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, हमारी भाषा सबसे सुंदर भाषा है, द मोस्ट लॉजिक एंड द क्लियरेस्ट, क्लियर हमारा सबसे साफ, और लॉजिक में इसका तो तर्क संगत, ये तार्किक, हमारी भाषा बहुत ही तर्क संगत, ये तार्किक है और बहुत ही साफ लैंग्वेज माने भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में। ही सेड, उन्होंने कहा दैट की दियर लैंग्वेज, उनकी जो भाषा है, वाज द की, वह एक चाबी की तरह है, टू दियर प्रिजन, जेल में बंद हुए कैदी को। अगर कोई जेल में बंद हुआ कैदी हो, अगर उसको उसकी चाबी दे दी जाए तो जिस तरीके से वो ओपन करके खोलकर बाहर जा सकता है, ठीक वैसे ही हमारी भाषा हमारे लिए वैसे ही है, जैसे कैदी कोई है जेल में उसको उसकी चाबी दे दी जाए। तो कहा गया है कि दियर लैंग्वेज, हमारी भाषा, वाज द की, एक चाबी है, टू दियर प्रिजन, हमारे जेल खाने की। लिखा है देन, तब द पीपुल, जो लोग थे, रियलाइज, उनको एहसास हुआ, द इम्पोर्टेंस, महत्व ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा को। यानी जब हमारे एमएमआर ने कहा कि हमारी भाषा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही तर्क संगत भाषा है, इस बात को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी भाषा ठीक वैसे ही हमारे लिए है जिसे किसी कैद खाने में बंद, जेल में बंद किसी कैदी को उसकी चाबी दे दी जाए। इस बात को सुनने के बाद सभी वहां पर एकत्रित जितने भी बुजुर्ग थे, जितने भी बच्चे थे, उनको अपनी फ्रांसीसी भाषा का महत्व समझ में आता है। आगे देखिए बच्चा, आगे क्या बात है, डरना नहीं है, मैं हूं ना, डरना नहीं, डर गया, देखो जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जीतेगा कौन, जो डरेगा नहीं। तो डर के आगे जीते माउंटेन ड्यू। आओ कहा गया व्हाट अ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप में इसका था गड़गड़ाहट, क्या गड़गड़ाहट होती है, दीज वर्ड, उनके शब्दों में। यानी गुरुजी ने जब कहा था कि ये आपका अंतिम पाठ है, तो इस बात को सुनने के बाद, इस बात को सुनने के बाद छोटे बच्चे के लिए ये वाक्य जो था वो एक गड़गड़ाहट की से कम नहीं था, क्योंकि जब गुरुजी पढ़ाते थे तो वो घूमता था, और आज गुरुजी छोड़कर जा रहे हैं तो उसको उनके महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रहे हैं। तो गुरुजी ने जो बात कही थी उसके बारे में कहा गया है कि व्हाट अ थंडर क्लैप, क्या गड़गड़ाहट थी, दीज वर्ड्स, उनके शब्दों में, वर टू मी, मेरे लिए, किसके लिए, छोटे फ्रेंच के लिए, व्हाट वर द वर्ड्स, क्या शब्द थे, दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज, जो उसको शॉक कर दिए और सरप्राइज कर दिए, दी, आगे लिखा है नरेटर, हमारे नरेटर को, हमारे जो लेखक है, हमारा जो छोटा फ्रेंच है जिसके साथ ये घटना घटी थी, उसको जब उसने गुरुजी की बातों को सुना तो उसकी बातों को सुनने के बाद उसके अंदर एक गड़गड़ाहट सी महसूस हुई कि वही गुरुजी जो हमको समझाते थे तो उनकी बातों को सुनते नहीं थे, जो प्यार से कोई चीज कहते थे तो मानते नहीं थे, आज हमको छोड़कर चले जाएंगे। तो जब तक व्यक्ति आपके पास रहता है तो आपको उसकी महत्व कीमत नहीं समझाती, जैसे ही व्यक्ति आपके पास जाता है आपको समझाता है। जैसे आपकी दादी हो गई, दादा हो गए, भगवान न करे कभी ऐसा हो, पर ऐसा होता है, मैं तो एहसास करता हूं। मेरे दादा नहीं है, जब कभी वो रहते थे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, परंतु कभी कभी ऐसा होता है ना कि सोचते हैं कि यार दादा होते तो बताते ना, यानी दादा होते तो बताते ये चीज ऐसे ऐसे करना है,
तो कोई भी अगर पास में रहता है तो उसकी इंपॉर्टेंस महत्ता समझ नहीं आती। जब आपके पास से वो दूर जाता है ना, तब आपको उसकी महत्ता समझ आती है, इंपॉर्टेंस समझ आती है कि यार होता तो ऐसा होता, क्या ऐसा होता तो ऐसा होता। तो काश वाला सिस्टम नहीं है जीवन में, आगे बढ़ने वाला सिस्टम है बच्चा। तो आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि कौन सी ऐसी बात थी जिस वजह से मैं आश्चर्यचकित हो गया, यानी गड़गड़ाहट भरे शब्द मुझको सुनाई पड़े। तो आंसर आपके सामने ऐसे है, आप लिख कर क्या आओगे, क्या लिख के आओगे, देखो इधर कहा गया है कि एम हेमल, गुरुजी एम हेमल अनाउंस्ड माने घोषणा करते हैं इन द क्लास, कक्षा में घोषणा करते हैं दैट की एन ऑर्डर और आदेश देते हैं कि हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू, यानी ऑर्डर जो है आदेश आ चुका है, कहां से, बर्लिन से। बर्लिन क्या है, हेडक्वार्टर है, बर्लिन से आदेश आ चुका है कि टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी इन द स्कूल, विद्यालयों में ऑफ एल्सॉस एंड लॉरेंस। इसकी कहानी थोड़ा बता दूं कि जो जर्मन आपका नाम आया बच्चा, ये जर्मन ने आक्रमण किया था किसके ऊपर, फ्रेंच यानी फ्रांस के ऊपर। और जर्मन ने जब फ्रांस के ऊपर आक्रमण किया था तो आपके फ्रांस के दो बड़े शहर, एक का नाम था एल्सॉस और एक का नाम था लॉरेंस, इन दोनों शहरों को जर्मन ने कब्जा कर लिया था। और यहीं पर आपके एल्सॉस में गुरुजी एम हेमल 40 सालों से पढ़ाते थे। और अब जर्मन के बर्लिन से आदेश आ चुका है कि अब कल से एल्सास और लॉरेंस में जर्मन भाषा में टीचर पढ़ाएंगे। तो इस बात को सुनने के बाद बड़ा ही क्षोभ, बड़ा ही दुख होता है किसको, हमारे गुरुजी एम हेमल को। तो यही वर्ड्स जब अनाउंस करते हैं कि आज आपका लास्ट लेसन है, बर्लिन से आदेश आ चुका है कि जर्मन भाषा में अब एल्सास और लॉरेंस में फ्रॉम दी नेक्स्ट डे, दूसरे दिन से लिखा ऑनवर्ड्स इट वाज द लास्ट, यही अंतिम शब्द उन्होंने जैसे ही कहा, इस बात को सुनने के बाद वेटेड फ्रेंच या हमारे नरेटर के अंदर एक गड़गड़ाहट सी महसूस होती है। तो करके आना है, छोड़ के आना नहीं, समझ लो, कसम है मेरी, छोड़ के नहीं आना बच्चों, करके आना है। बड़ा विश्वास है आप पर कि मेरे विश्वास पर आप खरे उतरेंगे, बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे मुझको, ऐसा वैसा नहीं समझिएगा आप। और आगे का देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, कहा गया व्हाट हैड बीन पुट ऑफ ऑन दी बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन जो मतलब क्या होता है, समाचार तथ्य या सूचना पट। जो सूचना पट था, जब आपका छोटा फ्रेंच स्कूल आ रहा था, वहां पर जो भीड़ लगी थी, पूछ रहा है कि व्हाट हैड बीन पुट ऑफ ऑन दी बुलेटिन बोर्ड, सूचना तथ्य पे या सूचना पट पे क्या चीज ऐसी थी जो दर्शाई जाती थी, जो लिखी जाती थी। तो आप जानते हो क्या चीज थी, यदि नहीं जानते हो तो कैसे लिख के आना है, ध्यान दो इधर, आपको लिख के ऐसे आना भैया, थोड़ा ध्यान देंगे इधर। इसको मुझे ऊपर नीचे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने वर्डों को बड़ा किया ताकि आपको साफ और सुंदर दिख सके। बात समझे कि नहीं समझे, यहां नीचे नहीं दिखेगा इसलिए इसको मुझे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है ताकि आपको दिक्कत न हो। आपकी दिक्कत को देखते हो, आपकी समस्या मेरी समस्या है, आपको समस्या ना हो इसके लिए मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है। कहा गया बच्चा देखेंगे, फॉर द लास्ट बीते 2 years 2 वर्षों से द बुलेटिन बोर्ड जो समाचार पट है हैड बीन गिविंग दिया करता है, बैड माने बुरे, न्यूजेज माने समाचार को, आप द लॉस्ट बैटल, बैटल माने युद्ध होता है, बैटल माने युद्ध, लास्ट माने खोए हुए, युद्ध में खोए हुए व्यक्तियों की जानकारी आती है कहां पर, उस सूचना तत्पर जिसे अंग्रेजी में बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। द डेप्थ माने होता है युद्ध में खोए हुए आदमी, एंड और द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग आदेशन में, ऑफिसर में क्या होता है, आदेश देने वाले जो ऑफिसर होते हैं उनके क्या आदेश होते हैं, वो आदेश का भी जिक्र कहां पर होता है, बुलेटिन बोर्ड पे। यानी बुलेटिन बोर्ड पर बीते 2 वर्षों से जितने भी युद्ध में खोए हुए व्यक्ति हैं या युद्ध में जो भी हारे हुए व्यक्ति हैं या जितने भी कमांडिंग ऑफिसर हैं, उन सारे व्यक्तियों के आदेश वहां पर लिखे जाते हैं या आते हैं बच्चा। लिखा है ऑन दैट डे, उस दिन एक नोटिस आई थी, हैड बीन पुट ऑफ जो लिखी गई थी, स्टार्ट द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन, वो जो बर्लिन से आदेश आया था उसी आदेश को बुलेटिन बोर्ड पे लिखा गया था कि टू टीच केवल पढ़ाया जाएगा वनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा इन दिस स्कूल, स्कूलों में आप एल्सास एंड लॉरेंस, यानी आपके बर्लिन से आदेश आ चुका था कि कल से जर्मन भाषा में ही एल्सास में और लॉरेंस में शिक्षा दी जाएगी, ज्ञान दिया जाएगा। तो ये बातें जो थी वो बुलेटिन बोर्ड में लिखी हुई थी, जो कि आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखकर आना है। तो मेरे रसगुल्लो डरना नहीं है, आपको करके आना है और आप किसी से कम नहीं हो। बात इतना समझ लो, पूरे उत्तर प्रदेश में आप किसी से कम नहीं हो। आप कभी किसी से अपने आप को कंपेयर मत करा करो कि जो चीज आपके अंदर है वो किसी चीज की नहीं है, क्योंकि आपके तरह हर एक बच्चा यूनिक है, अद्भुत है। उसके पढ़ने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके लिखने का तरीका, उसके समझने का तरीका सब डिफरेंट है।
तो कभी किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि आप एक यूनिक व्यक्ति हो, आपकी तरह कोई नहीं है। समझे बच्चा? आगे देखिए कहा गया है व्हाट इज इलीगल। अब देखो ये किस पार्ट से आ गया, ये आपका आएगा लॉस्ट स्प्रिंग, और कौन सा पार्ट है? मुकेश चूड़ी बंगल वाला है, पढ़ाए तो याद होगा आपको, फिरोजाबाद की चूड़ी बंगल। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज इलीगल, क्या गैर कानूनी है। लीगल माने होता है कानूनी, लेकिन इलीगल माने क्या होता है? गैर कानूनी। व्हाट इज इलीगल, क्या गैर कानूनी है? दैट नन ऑफ दी बेंगल मेकर, चूड़ी बनाने वालों के लिए, आप दी फिरोजाबाद नो, जो फिरोजाबाद में है, नो जाने जाते हैं, यानी फिरोजाबाद में जो व्यक्ति चूड़ी बनाने के लिए जाने जाते हैं उनके लिए क्या चीज ऐसी है जो गैर कानूनी है। हिंदी में बताऊं तो कहूं, छोटे छोटे बच्चे बेंगल को वहां पर शीशे के सामने से जोड़ने का प्रयास, यानी मिट्टी का तेल दिया जलता रहता है, वहां पर बैठकर उसको जोड़ते रहते हैं, और अंधेरी सी कोठरी होती है, उस अंधेरी कोठरी में छोटे छोटे बच्चे जो चूड़ियों को जोड़ते हैं उससे उनकी आंखों का प्रकाश चल जाता है। ये गैर कानूनी है। छोटे बच्चों से हम श्रम नहीं करवा सकते, यानी बाल अपराध है। बाल श्रम क्या है? अपराध है बच्चा। कहा गया है, इसी को आंसर लिखेंगे इंग्लिश में कि द बेंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले, डू नॉट नो, नहीं जानते हैं, दैट की एम्प्लॉइंग, लिखा है एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन, जो काम करने वाले बच्चे हैं, इन दी बेंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने के लिए, इन इलीगल, ये गैर कानूनी है। यानी छोटे बच्चों को हम काम चूड़ी बनवाने के लिए नहीं करवा सकते, गैर कानूनी है। इफ द लॉ इज इन्फोर्स्ड, अगर कानून इस पर इन्फोर्स हो जाए, स्ट्रिक्टली माने होता है दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, कानूनी तौर पे इस बात पर एक्शन लिया जाएगा। आप देखते हो कि आपके गांव में जो भट्टे हैं, वहां पर छत्तीसगढ़ से हमारी महिलाएं आती हैं, हमारे भाई आते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो ईंट के भट्टे के उद्योग पे रहते हैं, और ईंटा को क्या करते, बनाते हैं मिट्टी से। तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, वो मिट्टी को क्या करते हैं, सान करके बनाते हैं। लेकिन आपकी पुलिस को जो आपके भट्टे के मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, हफ्ता पहुंचा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और वास्तव में ऐसा होता है कि हमारे पुलिस जो सिपाही है, दरोगा साहब है, कभी जाके देखते नहीं कि वास्तव में ऐसा हो रहा है जो कि गैर कानूनी है। भाई उनकी भी मजबूरी वो कर रहे हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखिए। आपको तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तभी तो भारत सुधरेगा। हर जगह आप कार्य कर रहे हैं, कहीं कहीं आप कार्य नहीं कर रहे हैं, क्षमा चाहता हूं, आप अपने कार्यों को ध्यान दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति कार्य करने के लिए बाधित है। मैं अपने कार्यों को अंजाम दे रहा हूं, मेरे भाई बहन अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। आगे देखिए कहा गया बच्चा, आगे हमारी टॉपिक आती है कि 20,000, कितना बच्चा, 20,000 चिल्ड्रन, यानी 20,000 बच्चे हैं, विल बी, लिखा है रिलीज्ड फ्रॉम दी वर्किंग, रिलीज माने आजाद किया जाना है, छोड़ देना, फ्रॉम दी वर्किंग माने काम को छोड़ चुके हैं, एट हॉट फर्नेस, फर्नेस माने क्या होता है, भट्टी, जो भट्टी होती है वो हॉट होती है, यानी गर्म भट्टियों के सामने 20,000 लड़के लड़की ऐसे हैं। अगर हमारी कानून जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाए और फोर्स करे, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करे, तो करीब 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो भट्टियों के सामने बैठ करके कार्य करते हैं ना, उनको रिलीज कर दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा, उनकी जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि जो आपकी फर्नेस होती है ना विथ हाई टेम्परेचर, उसका तापमान अत्यधिक होता है। उसका तापमान क्या होता है बाबू, उसका तापमान अत्यधिक होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन आगे का। अब देरी ना करते हुए, क्योंकि भैया यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो आगे का क्वेश्चन देखो, आगे का क्वेश्चन किस पार्ट से है, ध्यान देखो, लिखा है वही है भैया, वही साहिब आलम वाली कहानी है कि जो साहिब आलम कूड़ा करकट मिलने के लिए आता था एनी जंग के मैम के गलियों में, वह आप स्टील कंडक्टर उठाता है, 800 रुपया महीना पाता है, वो वाली कहानी है। अगर उसमें से पूछेगा क्वेश्चन तो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, कहा गया है कि व्हाई डज द ऑथर, कि क्यों हमारे लेखक मेक दी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में तथ्य तैयार करते हैं कि द स्टील कनेस्टर, यानी हमारी जो लेखिका है ना, वो ऑथर माने क्या होता है, लेखक या लेखिका, तो लेखिका थी एनी जंग मैम थी। तो एनी जंग मैम के बारे में कहा गया कि व्हाई डज द ऑथर मेक द स्टेटमेंट, कि हमारी लेखिका क्यों स्टेटमेंट यानी तथ्य बनाती हैं कि द स्टील कनेस्टर, जो स्टील का कनेस्टर है जो दूध बेचने के लिए दुकान पे काम करना शुरू किया है, उसके बारे में हम कहती हैं कि जो स्टील का कनेस्टर है बच्चा, वो सीम्स माने प्रतीत होता है, हैवियर माने होता है उससे भारी, क्योंकि ईआर का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, जहां पर इसकी हिंदी होती है तुलनात्मक अवस्था, जहां पर एक वस्तु व्यक्ति स्थान की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु स्थान से करते हैं, उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और हैवी क्या है, एडजेक्टिव है, और हैवियर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। आप इसको जानो, ये ट्रांसफॉर्मेशन में 2 नंबर आपको दे देगा बच्चा। तो कहा गया है हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, ये प्लास्टिक का बैग जो आपके साहिब आलम सुबह लेके आते थे, इससे क्या है, भारी है। क्या भारी है,
स्टील का कैनिस्टर। इस बात को हमारी जो अथर लेखिका है वो स्टेटमेंट क्यों तैयार कर रही हैं, तो इसको हमें बताना है। क्या आप तैयार हो? तो अगर तैयार हो बच्चा तो आओ इसको बताते हैं, ध्यान से बताना है, ठीक है। लिखा है साहेब डज नॉट सीम, साहेब प्रतीत नहीं होता है, टू बी हैप्पी अत्यधिक खुश, वर्किंग काम करते समय, एट दी टी स्टॉल चाय की दुकान पे। यानी जिस तरीके से वह सुबह कूड़ा बिनने आता था और दोपहर में चिड़ियों की तरह उड़ जाता था, लेकिन अब वो दिन भर काम करता है, तो जिस काम को करता है यानी कि टी स्टॉल यानी चाय की दुकान पे वो काम करता है, वो चाय की दुकान पे जो काम है ना बच्चा, वो उसके लिए हैप्पी नहीं, अर्थात तो उस काम से वो प्रसन्न या खुश नहीं रहता है। अच्छा रहता है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डज नॉट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस नेगेटिव फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, ता था ती थे ते थे, यानी नहीं था था नहीं है, ता है ती है ते हैं, यहां पर नेगेटिव फॉर्मेशन। तो कह सकते हैं कि साहेब नहीं था, क्या सीम्स में प्रतीत होता था, टू बी हैप्पी खुश, साहेब नहीं प्रतीत होता है। और डज नॉट का मतलब सॉरी प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का मतलब ता है ती है ते है। तो साहेब डज नॉट सीम्स, साहेब नहीं प्रतीत होता है, टू बी हैप्पी अत्यधिक खुश, वर्किंग काम पर, एट द टी स्टॉल चाय की दुकान पर, वह चाय की दुकान पर काम करते समय खुश नहीं प्रतीत होता है। हिज फेस उसका जो चेहरा है, डज नॉट सो नहीं दिखता है, द केयरफुल यानी एकदम केयरफुल फ्री माने क्या होता है, केयरफुल में कोई ध्यान चीज नहीं, एकदम चिंता मुक्त। केयर फ्री की हिंदी होती है चिंता मुक्त, उसका जो चेहरा है वो चिंता मुक्त नहीं दिखता है। और लुक ऑफ दी ओल्ड एज, पुराने दिनों की तरह, पुराने दिनों की तरह साहिबे का जो चेहरा है, साहिब आलम का, वो चिंता मुक्त यानी कि चिंता मुक्त, कोई टेंशन युक्त नहीं दिखता है। लिखा है दो, यद्यपि ही इज पेड, वो अदा करता है, पाता है, दी फील्स, फील्स माने महसूस करता है, बाउंड माने होता है दबाव, वह बाउंड एहसास करता है, दबाव महसूस करता है, एंड और लिखा है बर्ड, लिखा है बर्ड इसका होता है बहुत ज्यादा भार या वजन, उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या है, बर्ड है, भार है, फॉर दीज रीजन, इन्हीं कारणों से दी अथर हमारी जो लेखिका है यानी एनी जंग मैम है, सेज कहती हैं, क्या कहती हैं, दैट की द स्टील कनेस्टर, जो स्टील का कनेस्टर है बच्चा, जो चाय को चाय गरम करते हैं ना, उसी को कनेस्टर कहते हैं बच्चा। तो कहा गया स्टील का जो कनेस्टर है, इसी के लिए मैम कहती है कि सीम्स माने प्रतीत होता है, हाइवर लिखा है हाइवर देन दी प्लास्टिक बैग, वो प्लास्टिक के बैग की अपेक्षा जो आपका स्टील का कनेस्टर है वो भारी प्रतीत होता है। इसलिए मैम कहती हैं क्योंकि आपका जो बैग है बच्चा, अब वो बैग की अपेक्षा ये जो आपका टी स्टॉल पे स्टील का कंटेनर है, ये बच्चे की जिम्मेदारी बन चुका है, क्योंकि परिवार का भाई आगे बढ़ाना है, परिवार का पालन पोषण करना है। तो इसके लिए वह जो बैग था, वो बैग की अपेक्षा ये आपका स्टील का कंटेनर हमारी एनी जंग मैम को भारी समझ में आता है। तो आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे का क्वेश्चन देखो ध्यान से, देर नहीं करना, देर करना नहीं है थोड़ा सा भी, क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात भारी। डीप वाटर आ गया, लिखा है व्हाट मेक डगलस फील अंडर वाटर दैट ही वाज। हमारे जो डगलस थे जब वो जीवित रहते थे, तो जीवित रहते समय वह कभी अंडर वाटर यानी पानी के अंदर जाते थे, तो किस कारण से वो ज्यादा डरते थे, कारण क्या था आपको ये बताना है। व्हाट मेड डगलस, कौन सी चीज थी जो डगलस को फील माने महसूस कराती थी अंडर वाटर पानी के नीचे, दैट ही वाज एड्रीव कि वो जीवित है। तो लिखा है डगलस फेल्ट, डगलस महसूस करते थे, पैरालाइज में क्या होता है, संज्ञाहीन, क्या होता है, संज्ञाहीन, जहां पर हमारा पैर और हाथ काम नहीं करता उसे हम कहते हैं पैरालाइज हो गया, जिसे कहते हैं लकवा मार जाना। तो लिखा है डगलस फेल्ट, डगलस महसूस करते थे, पैरालाइज में होता है संज्ञाहीन, डगलस संज्ञाहीन महसूस करते थे अंडर वाटर पानी के नीचे, इवन द स्टीम, स्टीम माने चीख होता है, यहां तक कि उनकी जो चीख थी इनही टोस्ट माने उनके गले तक रह जाना, उनके गले में पानी आ जाता था, तो उनकी चीख भी उनके मुंह से नहीं निकलती थी, कहां पर, अंडर द वाटर पानी के अंदर, वेयर फ्रोजन माने जम जाना, उनकी चीख जो है वो जम जाती थी, आवाज नहीं निकलती थी, वनई हिज हर्ट केवल उनका हृदय जो होता था, एंड और दे क्या है पाउंडिंग मतलब कहता है बाउंडिंग करना, ठक ठक करना, इन द हेड सर, उनका सर और उनका हृदय धधकाता रहता था, मेड हिम रियलाइज जो उनको एहसास कराता था दैट की ही वाज स्टिल माने होता है अभी भी, क्या होता है भैया,
अभी भी वह जीवित है। यानी कि पूछा गया है कि व्हाट मेड डगलस फील अंडर वाटर दैट ही वाज, ये पानी के अंदर कौन सी ऐसी चीज रहती है जिसकी वजह से डगलस को महसूस होता है कि अभी वो जिंदा है। तो उनका सर, उनका दिल जो है ये धकधकाता रहता है, जिससे उनको लगता है कि मैं जीवित हूं। नहीं तो उनको कुछ भी समझ नहीं आता, उनकी चीख भी बाहर नहीं आती है, न तो उनका हाथ पैर काम करता है। क्योंकि जब ये छोटे थे तो आपको बताना चाहूंगा कि कैलिफोर्निया नामक बीच पे अपने पापा के साथ गए हुए थे। इनके पापा इनके हाथ को पकड़े हुए थे और जब समुद्र की लहरें आती हैं इनके ऊपर से चली जाती हैं और इनके पापा जिनके हाथों को पकड़े रहते हैं, और जैसे ही लहर जाती है इनके पापा इनको उठा लेते हैं और हंसते रहते हैं। तभी से इनके अंदर डर बैठ गया और ये गए थे YMCA पुल पर। कहानी आपने पढ़ाई है, पर अगर ये क्वेश्चन पूछेगा बच्चा तो आप इसी तरीके से लिखना, ठीक है। आगे देखिए भैया क्या पूछा गया है, कहा गया बाबू कि हाउ डिड द रेड ट्रॉप, पार्ट का नाम आ गया क्या, रेड ट्रॉप। देखो एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि यही क्वेश्चन आएंगे और कल कर क्या कहोगे, सर जी जो बताया था वही आपने आ गया। नहीं तो बात सुनते रहो, अगर बात सुनने मात्र से अगर आप नहीं करके आए ना तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा। कहा गया है कि हाउ डिड द रेड ट्रॉप सेलर, चूहेदानी जो विक्रेता था, चूहेदानी जो विक्रेता था कैसे मैनेज टू सर्वाइव, सर्वाइव माने जीवन जीना, यानी अपने जीवन को आगे बढ़ाना, मैनेज माने प्रबंध करना, व्यवस्था करना, टू क्या है प्रीपोजिशन है। तो जो आपका चूहेदानी बेचने वाला रेड ट्रॉप सेलर था वो अपने जीवन को कैसे मैनेज करता था, वो आप जानते हो कि तार वगैरह को ले आकर के वो रेड ट्रॉप बनाता था, उसको बेचता था, और कभी अगर उसकी रेड ट्रॉप नहीं बिकती थी तो छोटी मोटी चोरियां कर लेता था। ऐसी चीज को हिंदी में जानते हो ना तो इंग्लिश में लिख दोगे तो नंबर पा जाओगे, कितना 4 नंबर। तो कहा गया बच्चा कि ही मेड रेड ट्रॉप्स, वो चूहेदानियों को बनाता था आप वायर्स, तारों से। कैसे बनाता था भैया, तारों से। एंड और वेंट अराउंड, और चारों ओर घूमता था, सेलिंग बेचते हुए, दे मन उन्हें, यानी उन्हें चारों ओर बेचने के लिए घूमता रहता था। सिंस निश्चित रूप से, द बिजनेस यानी जो व्यापार था, वाज नॉट मच बहुत अत्यधिक नहीं, प्रॉफिटेबल माने क्या होता है लाभदायक, यानी उसका जो बिजनेस व्यापार था उससे उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं था भैया। लेकिन कहा गया है ही वुड बेग, कभी कभी वो भीख मांगता था, और अथवा स्टील माने चोरी करना होता है, इन द ऑर्डर टू द सर्वाइव, अपने जीवन को जीने के लिए वो कभी कभी भीख मांगता था और कभी कभी छोटी मोटी चोरियां करता था, जब उसके तार के द्वारा बनाए गए रेड ट्रॉप बिकते नहीं थे तब। तो समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही धैर्य बना के बैठे रहो। ज्यादा देर का वीडियो नहीं, लेकिन जितना है ना एकदम मस्त, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए करीब 3-3.5 घंटे मेहनत लगी है और अभी 3 घंटे वीडियो को अपलोड करने में लगेगा। तो 6 घंटे अगर मैं अपने जीवन के आपको दे सकता हूं तो क्या आप 30 या 35 मिनट या आधा घंटा मुझको नहीं दे सकते हो। यही रात अंतिम, यही रात भारी। देर न करो बच्चा, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे क्या कहा गया भैया। आगे का हमारा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 7 करोड़। कहा गया है व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन ऑफ द आयरन मास्टर। डिक्लाइन में क्या होता है, इनकार करना, डिक्लाइन। तो हमारे जो रेड ट्रॉप सेलर थे, यानी कि हमारा जो पेडलर था, उसने आयरन मास्टर के निमंत्रण को क्यों अस्वीकार कर दिया। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, हिंदी में समझो तब अंग्रेजी में। आयरन मास्टर ने सोचा कि मेरा दोस्त है जो आर्मी में मेरे साथ था, लेकिन ये दोस्त तो था नहीं, ये तो पेडलर था भैया, दाढ़ी रखे था बड़ी बड़ी, लेकिन इसके जेब में जो पैसे थे, क्रॉप्टर के चुराए हुए पैसे थे 23 करोड़, वो पैसे जेब में थे। अगर ये पैसे को ले करके पहुंच जाता वहां उनके घर पे, अब पकड़ा जाता तो बड़ी बेइज्जती होती, इसलिए इसने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। इसी चीज को देखो इंग्लिश में लिखा हूं कैसे, कि द आयरन मास्टर मिस्टूक द पेडलर टू बी एन ओल्ड, आगे का एक्विटेंस, एक्विटेंस माने होता है परिचित, ओल्ड माने पुराना, कोई पुराना परिचित समझने में मिस्टेक कर दिया। यहाँ मिस्टेक लिखा है, इसका हिंदी होगा मिस्टेक, मिस्टेक TAKE, मिस्टेक लिखेंगे भैया, सो सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिस्टेक, कि आपका जो आयरन मास्टर था उसने कैसे गलती कर दी थी पैडलर को अपना पुराना परिचित पहचानने में। द पैडलर लिखा है, द आयरन मास्टर मिस्टेक, आयरन मास्टर ने गलती कर दी थी, द पैडलर टू बी एन ओल्ड एक्विटेंस, उस पैडलर को अपना पुराना परिचित पहचान लिया था। द पैडलर डिड नॉट वांट, कि जो पैडलर था वो नहीं चाहता था कि टू क्लियर, कि ये सामने आए, हिज आइडेंटिटी, उसकी पहचान, वो नहीं चाहता था कि उसकी पहचान क्या हो बच्चा, सामने आए, इन दी एक्सप्रेशंस ऑफ द मनी, पैसे के साथ, यानी पैसे के साथ उसकी पहचान सामने आए, वो नहीं चाहता था। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ कि गोइंग टू दी मैनर
हाउस, उसके घर का क्या नाम था? आयरन मास्टर के, आयरन मास्टर के घर का नाम था मैनर हाउस। वो मैनर हाउस नहीं जाता था वुड बी इनविटेशन, आमंत्रण के साथ, यानी आमंत्रण तरीके से, जिस तरीके से आमंत्रण किया गया था उस तरीके से वो मैनर हाउस नहीं जाना चाहता था, लेकिन लिखा गया वुड बी इनवाइटिंग डॉटर, उसकी बिटिया जब इनवाइट करने आई तब भी वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो गया क्योंकि वो उसने नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, तो आगे बच्चा ये अगर आएगा एग्जाम में तो आप इसको लिख करके आना छोड़ना नहीं भैया। और आगे का प्रश्न देखते हैं बिना देर किए, देखिए ध्यान से। तो ये रहा हमारा बच्चा आगे का क्वेश्चन। मुझे पता है मेरी काफी बहनें वीडियो को देख रही हैं, काफी भाई भी वीडियो को देख रहे हैं, जिसको मैं काफी दिन से नहीं मिल पा रहा हूं, या हमसे दूर आप हैं, या हमसे कभी हमको ऐसा लगे कि आपसे मिलने में काफी समय हो गया हो, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं कहता हूं कि जीवन में ऐसे ही खुश रहो बच्चा, जहां रहो अच्छे से रहो, आगे बढ़ो। यदि कभी भविष्य में अगर आपको लगा हो कि मैंने इस तरह से कोई गलतियां हुई हो, या आपको मैं फोन ना किया हूं, आपको कभी डांट दिया हूं, कुछ बोल दिया हूं, तो यही रात अंतिम है हमारे लिए, क्योंकि अब से आप एक नए चौराहे पर रहेंगे। आपका चौराहा आ चुका है, इस चौराहे से आप आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पर कोई भी गलतियां हो, कोई भी द्वेष हो, कोई भी बात हो मन में, तो प्लीज बहन माफ कर देना, भाइयों माफ कर देना। जहां रहो प्रसन्न रहो, आगे बढ़ो, यही चाहूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कहा गया बच्चा कि वाई डिड गांधी जी, आ गया पार्ट इंडिगो का, कहा गया वाई डिड, पार्ट का नहीं पूरा पार्ट डाला हूं यूट्यूब पर, इंडिगो और टाइगर किंग। सप्लीमेंट्री में आपके टाइगर किंग और प्रोज में आपके इंडिगो लॉन्ग आंसर पूछेगा। पूरे वीडियो को आप देख लो, इतना गजब का बताने का प्रयास किया कि एक बार देख लोगे ना तो आपके दिमाग में चीजें बस जाएंगी। तो आप वीडियो को जरूर देख लेना बच्चा, क्योंकि 7 नंबर प्रोज में और 7 नंबर सप्लीमेंट्री में कहीं जाएगा नहीं, ये मेरी बात है, मेरी गारंटी है। आगे कहा गया है कि व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी मुजफ्फर जाने का निश्चय क्यों करते हैं? बिफोर गोइंग टू चंपारण, चंपारण जाने से पहले। मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि चंपारण के रास्ते में ही मुजफ्फरपुर मिलता था, और मुजफ्फरपुर इसलिए जाना चाहते थे कि मुजफ्फरपुर में इनके साथी थे जिनका नाम था जेपी कृपलानी, और जेपी कृपलानी राजकुमार शुक्ला से बेटर या अच्छी तरीके से बता सकते थे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर पीसेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के गरीब किसानों की क्या समस्या है। ये बात गांधी जी राजकुमार शुक्ला से अच्छा जेपी कृपलानी से पूछ सकते थे, जान सकते थे, क्योंकि जेपी कृपलानी शांति निकेतन गुजरात में गांधी जी से मिले थे और वो गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र थे। और चंपारण जाते समय मुजफ्फरपुर रास्ते में पड़ता था, तो गांधी जी ने सोचा क्यों ना मैं अपने मित्र जेपी कृपलानी से मिल लूं। इस चीज को यहां पर लिखा हूं, लेकिन हिंदी में बता दिया ताकि दिमाग में घुस जाए। तो फिर देखो, Why did गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों जाना चाहते थे? बिफोर गोइंग टू चंपारण, चंपारण जाने से पहले। व्हाट सॉर्ट ऑफ रिसेप्शन डिड ही गेट देयर एंड व्हाई वाज इट अनयूजुअल, वहां पर गांधी जी का किस तरीके से भव्यता के साथ स्वागत हुआ? तो पहले हिंदी में बताऊं तो वहां पर बहुत सारे जेपी कृपलानी के साथ उनके शिष्य गांधी जी के स्वागत में स्टेशन पर खड़े हुए थे। कौन से स्टेशन पे? मुजफ्फरपुर में। आगे देखिए बच्चा क्या बात है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पर लिखा है कि गांधी डिसाइडेड, गांधी जी ने निश्चय किया कि टू गो टू मुजफ्फरपुर, मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा, टू ऑब्टेन मोर दे कंप्लीट, ताकि मैं पूर्ण रूप से इंफॉर्मेशन, सूचना को पाऊं अबाउट मनी के बारे में, दी पीसेंट माने किसान होता है, अपोस्ट्रोफी इसका मतलब का की तो किसानों के कंडीशन माने स्थितियों के बारे में, देन दी शुक्ला की अपेक्षा, यानी शुक्ला से अच्छा मैं मुजफ्फरपुर में जेपी कृपलानी के माध्यम से जो भी चंपारण के पुअर पेशेंट है उनकी समस्या, उनके कंडीशन को जान पाऊंगा, इसलिए वह कहां जाते हैं? मुजफ्फरपुर जाते हैं। और कहा गया बच्चा ध्यान देंगे, व्हाट द कैपेबल लिखा इम्पेटिंग, किस तरीके से वह सहजता के साथ साथ देंगे। ही वाज गिवन, उसने उन्हें दे दिया ए वार्म एंड डिड ग्रैंड रिसेप्शन, एक ग्रैंड माने बहुत विस्तृत स्वागत किया, बहुत ही मस्त गांधी जी का भव्यता के साथ आपके मुजफ्फरपुर में जेपी कृपलानी ने उनका स्वागत किया अपने विद्यार्थियों के साथ। और आगे क्या होता है भाई और बहनों, लिखा है द अनयूजुअल थिंग्स, जो असाधारण चीज थी, वाज दैट, यह थी कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर, जेपी कृपलानी एक गवर्नमेंट प्रोफेसर थे और ब्रिटिश की सरकार थी, 1917 की बात है, और ब्रिटिश सरकार में गवर्नमेंट प्रोफेसर होने पर भी अपने मित्र गांधी जी को अपने घर पर रखे, और ये जानते हुए कि गांधी जी ब्रिटिश सरकार से विद्रोह करने आए हैं, लोहा लेने आए हैं, गरीब किसानों चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने आए हैं। जब ये बात दिमाग में थी तब पर भी उन्होंने अपने कर्तव्य को हटा करके अपनी मित्रता को आगे रखा। ये बात सबसे अनयूजुअल थी बच्चा। वही चीज इंग्लिश में लिखा गया, ध्यान से देखो, लिखा है कि गवर्नमेंट प्रोफेसर, लिखा है
हार्वर्ड हिम हिज हाउस। एक गवर्नमेंट टीचर होते हुए भी उन्होंने उनको अपने घर में एक रहने का एक अवसर दिया, अपनी मित्रता को आगे रखा, मित्रता उन्होंने सर्वप्रिय माना। ये बहुत बड़ी बात है, किसके लिए? जेपी कृपलानी के लिए। आगे देखते हैं बच्चा, अगर एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही किया होगे। आगे का क्वेश्चन क्या है भैया? आगे हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था? वाई डिड ही गो टू मीट गांधी जी, और वह गांधी जी से मिलने क्यों गया था? तो बताएंगे राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर पीसेंट। राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था, फ्रॉम चंपारण, चंपारण का था। ही वांटेड, वह चाहता था, टू मीट, कि वह गांधी जी से मिले, और टू कंप्लेन, उनसे शिकायत करे, अबाउट दी इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, ऑफ दी लैंडलॉर्ड, जमींदारों के, इन द बिहार, बिहार के, बिहार के जमींदारों के अन्याय की शिकायत वह गांधी जी से करेगा। इसके लिए वह उनसे मिलने गया था, और गांधी जी से मिलने गया हुआ जो आपका राजकुमार शुक्ला था वो एक गरीब किसान था। और आगे कहा गया बच्चा, ही वांटेड गांधी जी हेल्प, वह गांधी जी की क्या चाहता था? सहायता। क्योंकि गांधी जी कहां मिले थे उससे? 1917 में लखनऊ में 23 तो 1 डेडिकेट्सों के बीच में राजकुमार शुक्ला ने उनसे कहा कि आई वांट टू यू गो विथ मी चंपारण, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चंपारण चलिए। गांधी जी का आई हैव नो टाइम हियर, मेरे पास आई हैव नो टाइम नाउ, अभी मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास अभी समय नहीं भैया। और गांधी जी के पीछे पीछे राजकुमार शुक्ला कानपुर गया, कानपुर से साबरमती, साबरमती से कोलकाता, कोलकाता से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, मोतिहारी से चंपारण। सोचिए कितना संघर्ष उसने किया बच्चा, और अंततः गांधी जी ने उसका साथ दिया, और इंडिगो नील की खेती में किसानों की जीत हुई थी। आप जानते हैं, नहीं जानते तो वीडियो देख लीजिए, जा करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक पे। आगे बच्चा अंतिम क्वेश्चन है आपका, ध्यान देखेंगे। कहा गया है कि वाई डिड गांधी जी एग्री, गांधी जी क्यों सहमत हो गए टू अ सेटलमेंट ऑफ द 25% रिफंड टू दी फार्मर, यानी जो आपके शेयर क्रॉपर्स थे, उन शेयर क्रॉपरों को, जो लैंड लॉर्ड थे, जब लैंड लॉर्ड हार गए और गांधी जी मुकदमा जीत गए, तो गांधी जी से आपके लैंड लॉर्ड ने कहा कि मैं मात्र 25% पैसा रिफंड करूंगा, वापस करूंगा। इस बात से गांधी जी सहमत क्यों हो गए? तो इस बात से सहमत क्यों हो गए थे, इसका यहां पर निपटारा किया गया है। लिखा गया बच्चा कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार द अमाउंट ऑफ रिफंड, वापस किए गए जो पैसे थे, वाज यस, वो कम थे, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण थे, देन द फैक्ट, इस बात की वजह से, दैट की द इंग्लिश लैंडलॉर्ड, अंग्रेजी जो जमींदार थे, हैड बीन ओब्लाइज्ड, उन्होंने आज्ञा मानी, टू दी सरेंडर किया, पार्ट ऑफ दियर मनी, अपने पैसे का, एंड और विथ इट पार्ट ऑफ दियर हेरिटेज, अपनी विरासत। अपनी विरासत का मतलब क्या? घुटने टेकना, हार मानना, पैसा वापस करना, ये बड़ी बात नहीं है। पहली बार अंग्रेजी जमींदार जितने थे उन्होंने गरीब किसानों के सामने अपनी हार को कबूल किया, ये बड़ी बात थी। ये बड़ी बात नहीं थी कि पैसा वापस कितना किया। तो गांधी जी के पैसा वापस करना बड़ी बात नहीं थी, गरीब किसानों के सामने अंग्रेज जमींदार हार मान गए, घुटने टेक दिए, ये बड़ी बात थी बच्चा। इसको लिख करके आएंगे। आगे देखिए क्या पूछा गया भैया। आगे हमारा क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर लिखा है, व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल हिज फ्रेंड। अब ये पार्ट कौन सा है? थर्ड लेवल सप्लीमेंट्री स्टार्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा। कहा गया व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के बारे में, डिड चार्ली टेल हिज फ्रेंड, अपने मित्र को क्या बताया? तो अपने मित्र कौन थे? सैम थे। सैम को दादाजी के बारे में चार्ली ने क्या बताया? कहा कि चार्ली टोल्ड, चार्ली ने बताया हिज फ्रेंड, अपने मित्र सैम से, अबाउट माने के बारे में, हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के बारे में बताया, दैट की ही लिव्ड, वह रहता है, इन नाइस, यानी उनके दादा जो थे वह रहते थे इन नाइस, बहुत अच्छी तरीके से, एंड और पीसफुल, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, टाइम माने समय में, जिस समय इसके दादा थे उस समय दादाजी बहुत अच्छे थे और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से काम करते थे। एट माने होता है फिर भी, दी एट माने फिर भी, ही प्रोनाउन आया है। किसका प्रोनाउन आया है? ये ही प्रोनाउन ग्रैंडफादर का आया है। तो ही में सुबह वाज वन ऑफ दी हु हैड स्टार्टेड दी स्टम्प कलेक्शन, वह अकेले ऐसे इंसान थे जो टिकट को इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार्ली के दादाजी भी वही काम कर रहे थे और चार्ली भी वही काम कर रहा है। तो चार्ली अपने दोस्त सैम को यह बताना चाहता है कि जो काम मेरे दादा कर रहे थे उनको कभी सपना नहीं आया, वो कभी थर्ड लेवल में नहीं गए, मैं ही क्यों गया, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो कहा गया बच्चा
कि he did not need, उसको आवश्यकता नहीं थी, यानी उसको आवश्यकता नहीं थी, किसको, चार्ली को, he did not need, उसको आवश्यकता नहीं थी, any temporary, कि कोई अस्थायी तरीके से रिफ्यूज, इनकार करे, फ्रॉम दी रियलिटी, वास्तविकता से, यानी जो वास्तविकता है वह थर्ड लेवल में गया हुआ था। ये वास्तविकता बात सच है, क्योंकि अंतिम के पार्ट में आपने एक पत्र में देखा होगा, सैम ने लिख कर भेजा था कि मेरे मित्र, जहां पर जैसे तुमने बताया था मैं वहां पर आया, मुझे तीसरा तल मिल गया, तुम भी यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं बैठकर नींबू को शरबत को पी रहा हूँ। आपने पार्ट को पढ़ा होगा तो जानते होंगे। तो इसी तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन को ये क्या होगे, आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तब मैं पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, यूट्यूब पर भी, व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पे, हर जगह वीडियो के साथ पीडीएफ को भेजता हूं, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो आगे क्या कहा गया भैया, देखते हैं हमारा आगे क्वेश्चन। तो ये रहा 7 करोड़, ये रहा 7 करोड़, यानी 7 करोड़ का मतलब क्या, ये रहा आपका प्रश्न। और प्रश्न क्या है बच्चा, कहा गया है व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड। महाराजा का नाम आ गया तो कौन सा पार्ट है, टाइगर किंग। तो कहा गया है कि टाइगर किंग यानी जो पार्ट है उसमें जो महाराजा है उन्होंने क्यों निश्चय किया विवाह करने का। तो आप जानते हो कि 70 टाइगर मर गए थे, बचे हुए 30 टाइगरों को मारने के लिए उन्होंने एक ऐसे राजा का चयन किया, एक ऐसे राजा की बेटी का चयन किया, दीवान को आदेश दिया कि एक ऐसे जगह देखो रानी जिसके महल में, जिसके राज्य में बहुत ज्यादा जंगल हो, और बहुत ज्यादा जंगलों में बहुत ज्यादा टाइगर हो, जहां पर मैं जाऊं मारूं, लेके आऊं शिकार करके, तो कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए भैया वो शादी करने का निश्चय किया था। इंग्लिश में यहां पर है लिखा है द महाराजा हैड लिखा है एक्सटेटेड द टाइगर पॉपुलेशन इन प्रतिबंधापुरम, यानी प्रतिबंधापुरम में जो टाइगर की जनसंख्या थी वह समाप्त हो चुकी थी, बट लेकिन ही स्टिल, वह अभी भी हैड 30 मोर टू पुल, 23 टाइगर मारना बाकी था। सो इसलिए कि आस्ट हिज दीवान, उसने अपने दीवान से कहा कि टू ड्रा अप द फिंगर्स ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर की जो पॉपुलेशन है वह समाप्त हो चुकी है, उसकी फिंगर समाप्त हो चुकी है। इन द डिफरेंट माने अन नेटिव स्टेट, अनेक मातृभूमि, अनेक राज्यों में टाइगर की पॉपुलेशन समाप्त हो चुकी है। ही वुड मैरी, वो विवाह करना चाहता है, इनटू अ रॉयल फैमिली, एक शाही परिवार में, विद ए लार्ज टाइगर, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में टाइगरों की पॉपुलेशन हो, यानी संख्या हो। द दीवान, जो दीवान था, फाउंड द राइट गर्ल, उसने एक सही लड़की को पा लिया। द महाराजा किल्ड 5 और 6 टाइगर, महाराजा 5 या 6 टाइगरों को मारते थे। इच टाइम, प्रत्येक बार, ही विजिटेड, जब वो घूमने जाते थे, हिज फादर इन लॉ, अपने ससुर के यहाँ। तो जब कभी वो अपने ससुर यहाँ आते थे तो 5 या 6 टाइगर को मारते थे। आपने सुना होगा, सुनो ससुर जी अब दिल छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। वैसे ही अपने ससुर यहाँ करके 5 या 6 टाइगरों को क्या करते थे, मारकर लेके आते थे। और इसी वजह से उन्होंने विवाह किया, क्योंकि अभी जो है 30 टाइगर, कितना टाइगर भैया, 30 टाइगर मारने के लिए बाकी रह गए थे। तो बड़ी मेहनत हो रही है बच्चा, और आप भी थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपको कक्षा 12 का पेपर नहीं देना है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। कहा गया है व्हाट डिड द इन्फेंट, इन्फेंट माने होता है शिशु, बर्ड माने पैदा हुआ था, जो शिशु पैदा हुआ था जस्ट 10 डेज, केवल 10 दिनों का था। टेल वाइज एस्ट्रोलॉजर, उसने क्या कहा था बुद्धिमान ज्योतिषी से। इन 10 दिन का जो महाराजा पैदा हुआ था बच्चा, उसने ज्योतिषी से क्या कहा था, ये आपको बताना है। तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि 10 दिन का बच्चा क्या कहा ज्योतिषी से। तो कहेंगे द इन्फेंट माने शिशु, सेड दैट, कहा था कि ऑल दोज हु वर बर्न, कि जो कोई भी यहाँ जन्म लेता है, विल वन डे हैव टू डाई, उसको एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। सो इसलिए he did not need, उसको आवश्यकता नहीं है देयर प्रेडिकेशन, प्रेडिकेशन माने क्या होता है, भविष्यवाणी, उसको तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। किसकी भविष्यवाणी, ज्योतिषी को। ज्योतिषी को 10 दिन का बच्चा कहता है कि मुझे तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है वो भाई मरता है। लेकिन टू नो, यदि तुम जानते हो, दैट की ही फर्दर सेड, उसने फिर कहा कि अगर तुम जानते हो दैट की देयर वुड बी सम सीन इन इट इफ दे कुड टेल हिम द
मैनर ऑफ हिज डेथ, अगर तुम मेरे मरने का तरीका, मैनर ऑफ हिज में मरने का तरीका, भाई इस दुनिया में जो आया मरेगा, लेकिन अगर जोशी महाराज ये बताओ कि तुम मेरे मरने का तरीका जानते हो, अगर तुम बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच्चे जोशी हो, तुम एक बुद्धिमान जोशी हो। तो एग्जाम में आपको इसको करके आना है, छोड़ना नहीं बच्चा, इसको आपको करके आना है। आगे देखते हैं क्या है बच्चा। तो आगे आपका आ गया टाइगर किंग के बाद आता है क्या, टाइगर किंग के बाद आता है तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिसानी दोषी मैम का पार्ट, बहुत सुंदर पार्ट है। गोंडवाना द्वीप का क्वेश्चन उठेगा, लॉन्ग उठे चाहे शार्ट उठे, उठेगा जरूर, लॉन्ग उठे चाहे शार्ट उठे, उठेगा जरूर, कंफर्म कर रहा हूं। देखो ध्यान से लिखा है व्हाट इज गोंडवाना, गोंडवाना क्या था, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, लिखा एग्जिस्टेड देयर, वहां पर जीवन किस प्रकार का था, यानी कि वहां पर जीवन का विनाश कैसे हुआ। तो गोंडवाना के बारे में कहा गया है गोंडवाना वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट मींस क्या होता है, सुपर कॉन्टिनेंट की हिंदी होती है अति महाद्वीप, क्या होती है बच्चा, अति महाद्वीप। तो कहा गया है कि जो आपका गोंडवाना था एक अति महाद्वीप था, यानी बहुत बड़ा महाद्वीप था, दैट एग्जिस्टेड, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया क्योंकि 650 मिलियन ईयर्स यानी 650 मिलियन ईयर्स एगो नियर लिखा है प्रेजेंट डे, जो आज के समय में आप अंटार्कटिका कहते हो, आज के समय में जिसको आप अंटार्कटिका कहते हो, वो 650 मिलियन पहले क्या था पता है, गोंडवाना द्वीप था। कौन सा द्वीप था बच्चा, गोंडवाना। इट हैड अ वार्म क्लाइमेट, वहां की जो जलवायु थी, वार्म माने गर्म होता है और क्लाइमेट की हिंदी होती है जलवायु, वहां की जलवायु गर्म थी। अ वैरायटी माने प्रकार, आ फ्लोरा और फूना, फ्लोरा एंड फूना क्या है, वनस्पतियां हैं, वहां पर फ्लोरा और फूना नाम की वनस्पतियां पाई जाती थी। एंड और वाज होम टू डायनासोर, वही आपके डायनासोर का घर रहता था, यानी कहां पर घर रहता था डायनासोर का, गोंडवाना द्वीप में उनका घर रहता था। बिफोर लिखा मैमल्स, मैमल्स माने क्या होता है, स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब क्या होता है, जैसे मानव है, जैसे हमारी माताएं हैं जिनका दूध पी करके, जिनका स्तनपान करके हम इतने बड़े हुए हैं, तो मैमल्स की प्रजातियां कब आई, मैमल्स की प्रजातियां गोंडवाना द्वीप पे डायनासोर की विलुप्ति की बात आई। जब डायनासोर विलुप्त हो गए तो इस संसार में मैमल्स आए, और मैमल्स आए क्या किया, उन्होंने प्रजनन किया और संसार के फिर से सृष्टि का क्या हुआ, सृजन हुआ। तो इस तरीके से बच्चा आप लिखेंगे वही अंटार्कटिका जिसको आप आज अंटार्कटिका कहते हो, वह पहले क्या था, गोंडवाना, कब, 650 मिलियन वर्ष पहले। तो आशा करता हूं कि आपको इस समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न में। तो ध्यान से देखेंगे बच्चा, आगे का प्रश्न हमारा क्या है। तो आगे का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है हाउ डिड जिटकाला शाह ट्राई टू अवॉइड द इनविटेबल लॉस ऑफ हर लॉन्ग हेयर, अपने लंबे प्यारे बालों को खोने के डर से जिटकाला शाह ने क्या किया। तो आपको कहानी में पढ़ाया था, याद होगा, यदि नहीं याद है मैं आपको बताता हूँ। जिटकाला शाह ने कहा कि मेरी मम्मी कहती थी कि बाल दो ही कारणों से कटेंगे, जब कोई घर में मर जाएगा या तो कोई भी किसी भी वीर योद्धा के हाथों अगर हम पराजित होंगे तब हम अपने बाल को काट सकते हैं या हमारे बाल को काट सकता है, नहीं तो हम अपने बाल को नहीं काटेंगे। न तो मेरे घर कोई मरा है, न तो मैं किसी के हाथों पराजित हुई हूँ। तो अपने लंबे बालों को बचाने के लिए एक कमरे में तीसरे बिस्तर के नीचे जो बेड था उसके नीचे छिप जाती है, और वहां पर जो मोटी मोटी मैम थी वो आकर के विद्यार्थियों के साथ उसके बाल को पकड़ के खींचती हैं, कुर्सी पे बैठाकर बालों को काट देती हैं। और ये पार्ट का नाम बताऊंगा, इस पार्ट का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें दो पार्ट है, एक है जिटकाला शाह और एक ओबामा। तो जिटकाला शाह जो है वो आपकी इस कहानी का क्वेश्चन है बच्चा। तो कहा गया है कि जिटकाला शाह ने अपने बालों को बचाने के लिए, प्यारे बालों को बचाने के लिए क्या किया। तो हम बताएंगे कि टू स्किप, वह भाग गई कहां पर, द हेयर कट, बालों की कटने की आवाज सुनकर या बात सुनकर के। लिखा जिटकाला शाह रन अप स्टेयर, ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ती चली गई, एंड और हाइड, अपने आप को छिपा गई, इन अ रूम, एक कमरे में, अंडर अ बेड, एक बिस्तर के नीचे। और लिखा है कवरिंग, उसको ढक लेती हैं हर से माने स्वयं से, यानी बिस्तर का जो चद्दर था उस चद्दर से अपने आप को क्या की, जैसे तख्ता उख्ता होता है या बेड होता है तो चद्दर अटकरा रहता है, उसको थोड़ा सा और पुश करेंगे तो नीचे कौन है जानेगा, मतलब दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को पुश करके उस चद्दर से अपने आप को कवर कर लिया। लिखा है कि अंडर ए बेड, बिस्तर के नीचे, कवरिंग हरसेल्फ, अपने आप को छिपा लिया, इन दी ब्लैंकेट माने चद्दर के बीच में। लिखा है कॉर्नर माने कोना, एक कोने चद्दर के नीचे अपने आप को छिपा लिया। सी होप्ड, वो आशा कर रही थी कि टू अवॉइड, उनको नजरअंदाज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, दी पीपल, लोगों के द्वारा, सर्च,
जो सर्चिंग कर रही हैं उनको ढूंढ रही हैं फॉर हर, उनके लिए, यानी जो उनको सर्च कर रही हैं, जो उनको ढूंढ रही हैं, उनको छोड़ देंगे, ऐसा वो विचार करती हैं, पर ऐसा होता नहीं। क्योंकि भैया अमेरिका ये पढ़ने गई थी और इनका नेटिव कंट्री क्या था, भारत था, यानी मम्मी पापा भारत के रहने वाले थे और अमेरिका में पढ़ने गई थी, तो अमेरिका में जो स्कूल है वहां पर सब इक्वलिटी होती है। तो इस तरीके से ये आपका पार्ट क्या हो गया, समाप्त हो गया। और मैं आशा करता हूं कि आपका यह जो अंतिम रात है ये बहुत ही दुखदाई नहीं, बहुत ही खुशी की रात होगी। जितना भी आपने समय पढ़ा है, आपने जितना पढ़ा है वो बहुत बेहतरीन है, बच्चा डरने की जरूरत नहीं है। सेक्शन ए करा दिया, सेक्शन बी करा दिया, सेक्शन डी करा दिया, इसमें आपके 30 नंबर हो चुके हैं। लॉन्ग बता रहा हूं टाइगर किंग, और उसके बाद आपके सप्लीमेंट्री में बता रहा हूं टाइगर किंग, और प्रोज में बता रहा हूं इंडिगो पढ़ लेना, और शॉर्ट आंसर करा दिया हूं। और आपके पोट्री की अगर बात करो तो पोट्री में ऑन जेनिफर टाइगर का जितना पैराग्राफ है सॉल्व कर डालो, उसी में से आएगा, और कीपिंग क्वाइट का जितना स्टेंजा है सॉल्व कर डालो। और थिंक ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया याद कर दो, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया है और 6 नंबर का स्टेंजा है, खबर। और सुबह अगर कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं पूर्ण विश्वास है मुझे कि सुबह मैं स्कूल जाने से पहले आपके ये वीडियो देकर जाऊंगा। सेक्शन सी 25 नंबर का ग्रामर कैसे आप पाएंगे, तो डरना नहीं है। 35 और इधर 40, आपके 75 नंबर हो चुके हैं, और 25 नंबर की तैयारी सुबह मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, तो डरना नहीं है, इसको कंप्लीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जहां रहिए मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।